हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आप सबको पता है कि मेरे चैनल पर बीएड की क्लासेस चल रही है, जिसमें मैं आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये सब्जेक्ट करवा रही हूँ। पेपर 1 है आपका और यूनिट 1 आपका चल रहा है। प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए। जो टॉपिक्स प्रीवियस हो चुके हैं उनको पहले चेकआउट कीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये आपके सीटेट, एचटेट, बीएड और जो भी आपके अन्य टेट है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। देखिए, है कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले हम जानेंगे कि नैतिक व्यवहार क्या होता है। देखिए, जब तक आपके व्यवहार में आपको कोई परिवर्तन नहीं दिखता तो आप अधिगम नहीं कर सकते। अधिगम का प्राय क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। अगर आपके व्यवहार में आपको किसी तरह का परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यदि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं और उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन शुरू हो गया है, तो इसका मतलब आपने अधिगम को पा लिया है, यानी कि उस चीज़ को सीख लिया है। अगर आपने उस चीज़ को सीख लिया है तो उससे आपका क्या होगा? विकास होगा। ठीक है। तो यहाँ हम नैतिक व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम ज़्यादा किस पे फोकस करेंगे? नैतिक व्यवहार पर, नैतिकता पर जो आपका कंसंट्रेशन रहेगा, क्योंकि आपका जो नैतिक विकास का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं जो कि कोलबर्ग के द्वारा दिया गया है। ये आपकी बुक्स में ऐसे ही है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन देनी है आपने ऐसे ही देनी है। एग्जामिनर को आपने इम्प्रेस करना है और आपने बढ़िया मार्क्स लाने हैं। चलिए जानते हैं नैतिक व्यवहार है क्या। जो एक बच्चा होता है वो स्वाभाविक वृत्तियां होती है उससे व्यवहार पर, जिससे उसका नियंत्रित होता है। कहने का भाव इसमें क्या है, आप अपनी भाषा में लिखेंगे। जो स्वाभाविक वृत्तियां होती हैं, अब स्वाभाविक वृत्तियां क्या होती है? जो आपकी नियंत्रण के लिए, जो आपकी स्वाभाविक होती है, जो आप आसपास देखते हैं, जैसे कि आपका पुरस्कार हो गया, आपका दंड हो गया, निंदा हो गई, प्रशंसा होगी। तो ये सामान्य वृत्तियां हैं जो कि आपको समाज देता है। ठीक है, जो आपको समाज देता है, और उससे, उस चीज से, उस वृत्ति से अगर आपके व्यवहार में आपको परिवर्तन दिख रहा है, आपके व्यवहार को अगर नियंत्रित कर रहा है, तो वो आपका क्या हुआ? नैतिक व्यवहार हुआ। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो इसी तरह अगर आपने लिखना है लिखिए, नहीं तो अपनी भाषा में लिखिए। इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि जो आपकी स्वाभाविक वृत्तियां होती है, जैसे कि जो समाज के द्वारा दी जाती है, जो मैं बोल रही हूं उसको ध्यान से सुनिए। जो आपके समाज द्वारा दी जाती है, जैसे पुरस्कार, दंड, प्रशंसा और निंदा, इन सबकी व्यवस्था से अगर आपके व्यवहार में आपको अगर नियंत्रण दिख रहा है, तो वो आपका क्या होगा? नैतिक व्यवहार होगा। नहीं तो आप तो कोई भी प्रवृत्ति करने लग जाएंगे। आप अगर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर छोटे बच्चे की बात करें, चॉकलेट लाया जा रहा है, अगर आप उसको डांटोगे नहीं, यानी कि जो आपको डांटेगा तो वो भी समाज का अंग ही होगा ना, हम समाज के अंग है ना। अगर उसको डांटेगा नहीं, अगर उसको कुछ कहेगा नहीं, उसको नियंत्रित नहीं करेगा, तो उसमें नैतिकता कैसी आएगी? उसको अच्छे बुरे की पहचान कैसे होगी? तो ये होता है नैतिक व्यवहार। जब इन स्वाभाविक वृत्तियों पर नियंत्रण हो जाता है, तब बच्चा नैतिक व्यवहार को प्रदर्शित करने लग जाता है। बच्चे को क्या पता? आप समझ सकते हैं, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को क्या पता कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। जब तक आप उसकी अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है, उसकी अगर आप प्रशंसा नहीं करेंगे, अगर वो बहुत अच्छा कर रहा है उसको पुरस्कार नहीं देंगे, तो उसमें कैसे नैतिकता आएगी? उसको कैसे पता लगेगा कि अच्छा होने पर मुझे ये चीज़ मिलेगी और अगर बुरा करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, मेरी निंदा की जाएगी समाज के द्वारा। समझ गए आप? नैतिक व्यवहार। अगर नैतिक व्यवहार में अगर आप निपुण हो गए तो नैतिक विकास तो होगा ही होगा, क्योंकि व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो विकास ऑब्वियसली होगा। आपके यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है फ्राइड साहब के द्वारा, तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब बच्चा माता पिता की भावनाओं और अभिवृत्ति को उनसे ग्रहण करता है, उनसे ग्रहण की गई नैतिकता ही आगे चलकर विवेक का रूप धारण कर लेती है। बालक नैतिक आचरण के लिए भीतर से निर्देशित होता है।
जो भी वो नैतिक आचरण कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, तो वो अपने अंदर से निर्देशित होता है। और जो भी वो अपनी भावनाएं जो ग्रहण करता है, अभिवृत्ति ग्रहण करता है, क्योंकि सबसे पहले वो अपने माता पिता से ही इंटरेक्शन करता है ना, तो उससे जो भी वो ग्रहण करता है, तो नैतिकता जो होती है वो उसके विवेक में बदल जाती है। वो उससे चिंतन शुरू कर देता है और उसको पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ ठीक है। ठीक है, तो नैतिक आचरण यहाँ पर शुरू हो जाता है और इसका आपका नैतिक व्यवहार भी यहाँ पर प्रदर्शित होना शुरू हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे हम कोलबर्ग के सिद्धांत की मूलभूत मान्यताएं कि इसमें एजम्पशन क्या लगाई गई है कोलबर्ग के द्वारा, जो भी उसने अवस्थाएं बताई है। ये कह रहा है कि बालक के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए तर्क और सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। अगर आपने समझना है कि बच्चे का नैतिक विकास किस हद तक हुआ है, तो वो आप उसको कोई भी टॉपिक दे दीजिए, उसके ऊपर वो किस प्रकार का तर्क दे रहा है और कौन सा सिद्धांत वो शो कर रहा है, तो इससे आप उस चीज़ को समझ सकेंगे कि उसका नैतिक विकास किस हद तक हो चुका है। यहाँ पर एक डिलीमिया, एक वर्ड दिया गया है आपकी बुक में कि बालक को अगर आप किसी धर्म संकट की स्थिति में देखें और उसको कहें कि उस परिस्थिति में वो उस चीज़ के बारे में वो क्या सोच रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, और ये जो आप व्यवहार देखते हैं तो उसको हम कहते हैं प्राणीगत उपागम। उपागम इसको कहा गया है। ठीक है, एक आपकी हिंस की कहानी है। जैसे हिंस की पत्नी है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है और वो मेडिकल स्टोर पे जाता है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला उसको ये बोलता है कि इस जो दवाई लेने के लिए जाता है तो दवाई का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो मेडिकल स्टोर वाला हिंस को देने से मना कर देता है। जब उसको मना कर देता है तो वो वापस आ जाता है। उसके बाद वो उस दुकान में जाता है और वो चोरी करता है। ठीक है, क्योंकि उसके पत्नी को नीड थी। अब कई कई बच्चों का अलग अलग तर्क था। ठीक है, वो कह रहा था कि चोरी करना गलत बात होती है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। कई कह रहे थे कि नहीं, बच्चे कई कह रहे थे कि नहीं, उसने ठीक किया क्योंकि पत्नी की जान सबसे पहले है। तो देखा कि उनको धर्म संकट, हिंस को धर्म संकट की स्थिति पैदा होगी और उसको पता लगा कि उसको कैसा व्यवहार करना है, वो कैसे सोचता है। उसमें उसको ये भी पता लगा कि अगर ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, अच्छा हुआ तो मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। उसको पता है अंदर से कि वो जो सोच रहा है, वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन उसने फिर भी किया। तो ये धर्म संकट की स्थिति होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा और इस उपागम को हम प्राणीगत उपागम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास के जो सिद्धांत है उसको हम अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे लिखना। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को आप अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। जो इसकी 6 अवस्थाएं हैं उसमें उसको बांटा गया है। आपकी 3 स्टेजेस हैं और 6 अवस्थाएं हैं, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। 3 आपकी स्टेजेस हैं, उसकी 6 अवस्थाएं हैं और 6 अवस्थाएं जो भी इसमें बताई गई हैं, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, वो सार्वभौमिक है, वो यूनिवर्सल है, वो बदलती नहीं है। और आप इसमें एक खास बात ये देखेंगे आगे कि जो भी आपको मैं अवस्था पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको नई तर्क शक्ति मिलेगी। उसमें तर्क अलग अलग दिया होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही तर्क है, अगले में वो पिछले वाला तो होगा ही होगा, लेकिन वो अगला जब अगली अवस्था में पहुंचेगा तो एड ऑन होता जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया है। थर्ड, इसमें मान्यता दी गई है कि जब एक बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाता है तो उसमें जो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। जो गुणात्मक परिवर्तन होता है उसके क्रमिक रूप से होता है। जो बच्चा व्यवहार करता है उसी अवस्था का उसको मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे जिस अवस्था में अगर वो दंड से बच रहा है, वो आज्ञा पालन से बच रहा है। एक इसमें टर्म आती है साधन सापेक्षता, ये आपके सीटेट और एस्टेट में आती है, लेकिन इसमें भी है। जैसे कि एक बच्चे को कहें कि आप मेरा ये काम कर दो और मैं आपको ये दे दूंगी, जैसे मैं अपनी गुड़िया के साथ करती हूँ। मेरी बेटी का नाम आराध्या है, तो आराध्या के साथ मैं कैसे करती हूँ कि आप ये रोटी खा लो और इसके बाद आप किंडर जॉय खा लेना। ठीक है, तो बच्चा कैसे व्यवहार कर रहा है, यानी कि वो बहुत छोटी है, वो 4 से 10 में आती है, अभी वो 5 साल की होगी, तो वो वैसा व्यवहार कर रही है। जैसे जैसे वो बड़ी होगी उसको पता लगेगा कि नहीं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन इस तरह आता है। इनके एक सहयोगी थे टूरियल साहब, उन्होंने कहा था कि बच्चा एक अवस्था में दूसरे में प्रवेश करता है, लेकिन अंतिम अवस्था जो आपकी विवेक की अवस्था है उस तक पहुंचने की संख्या बहुत कम लोगों में होती है। वहां तक बहुत पहुंचना मुश्किल है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। कारण क्या है कि क्यों वहां तक पहुंचना इतना मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं।
सब अलग अलग है, सबका माइंडसेट अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो आपको व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है हमारे समाज में, हमारे भारत में। तो किस तरह की होगी, वहां तक विवेक तक कौन कौन पहुंचता है, ये तो उनके जो है तर्क पे और उनके कार्य पर जो है निर्भर करता है। चलिए नैतिक विकास की अवस्थाएं पढ़ लेते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। इनको भी लिखना जरूरी है, लिखने के पर्पज से और समझने के पर्पज से आपने देख लिया होगा किस तरह लिखना है और किस तरह आपने उस चीज को समझा। अगर आप उसे अपनी भाषा में लिखेंगे, बुकिश लैंग्वेज कम से कम लिखेंगे, तो एग्जामिनर जरूर इंप्रेस होगा। चलिए आपकी अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। आपकी फर्स्ट अवस्था है प्री कन्वेंशनल। इसमें आपकी जो आपका ये स्तर है, प्री कन्वेंशनल लेवल है, ये स्तर है और स्तर के 2 अवस्थाएं हैं। ठीक है, 3 स्तर हैं और 6 अवस्थाएं हैं, यानी कि 3 स्तर हो गए, एक स्तर में आपकी 2 अवस्थाएं हैं। ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, जो बाहरी तत्व होता है, बाहरी अभिप्रेरणा, ये जो है बच्चे को बहुत 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 ज्यादा जो क्या करती है, एक प्रभावित करती है, जिसमें बच्चा ये जान सकता है कि क्या अनैतिक है और क्या नैतिक है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी अवस्थाओं को। फर्स्ट है आपकी आज्ञा व दंड की अवस्था। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूं और आपने बुक रीडिंग जरूर करनी है इसके बाद, तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। इसमें बच्चा क्या होता है, आज्ञा का अनुपालन करता है। जैसे आप उसको कह लेंगे कि आपको सुबह उठना है तो वो उठेगा। दंड देंगे कि अगर मान लीजिए कि उसने कुछ गलत काम कर दिया, तो एक बच्चे को डर रहता है कि मैं घर में जाऊंगा तो मम्मी मुझे मतलब पनिशमेंट देगी या टीचर मुझे पनिशमेंट देगी, कुछ भी कर सकती है या वो मुझसे बोलेगी नहीं। आजकल पनिशमेंट नहीं दी जाती, एक बच्चे को डरावा दिया जाता है कि हाँ मैं आपसे बोलूंगा नहीं, मैं आपकी मैम नहीं हूं, जैसे मेरे बच्चे के साथ किया जाता है। ठीक है, और मैं भी ऐसे कहती हूं कि मैं आपकी मम्मा नहीं बनूंगी, यही उसके लिए दंड है। अगर चुप हो गए तो वो उस चीज को सहन नहीं कर सकेगी। अगर आज्ञा का मतलब क्या होता है कि अगर आपने उस बच्चे को बोला है कि आपने ये काम करना है, वो काम करना है, और उस काम को वो बहुत भली भांति कर रहा है, तो वो आज्ञा होगी। बाकी आप अपनी जो है बुक में से इसको रीडिंग जरूर लेंगे। अहंकार की अवस्था, इसमें अधिकांश कार्यों से इच्छाएं पूरी हो जाती है। जैसे कि झूठ बोलने से पूरी होगा तो झूठ बोलेगा, अहंकार होता है इसमें बच्चे को। वो ये समझता है कि जो मैं कर रहा हूं मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, मेरे अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। अगर मुझे लगेगा कि इस चीज से मुझे कोई फायदा, अगर इसमें मुझे झूठ बोलना है उसको, क्योंकि इसमें बच्चे को सही और गलत का पता ही नहीं है। ठीक है, इसमें सही और गलत का उसको पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि सच और झूठ क्या होता है। जैसे मेरे बच्चे को नहीं पता, तो उससे क्या होगा, उससे उसकी पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन आगे जाके जब अगली अवस्था में पहुंचेगा तो थोड़ा बहुत विवेक उसमें शुरू हो जाएगा, लेकिन लास्ट स्टेज पर ज्यादा विवेक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कन्वेंशनल लेवल तक। इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें प्रशंसा की अवस्था आपकी सबसे पहले दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि सीटेड टेस्टेड लेवल पे, ये जो टेट लेवल पर यहाँ पर जो होता है ना, साधन सापेक्षता वर्ड आता है कि अगर आप उसको कहेंगे कि आप ये काम कर दो तो मैं बदले में ये काम कर दूंगा, साधन सापेक्षता आता है। और यहाँ पर आता है अच्छा लड़का बनाम अच्छी लड़की। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अच्छा बनने के लिए वो चीज़ें करता है कि किसी की हेल्प कर देना, किसी को मतलब सड़क पार करवा देना, मतलब कुछ भी अच्छा करना। कोई या घर में अगर आपके गेस्ट आया तो उसको मतलब नमस्ते बोलना, हेलो बोलना, तो अच्छा लड़का बनने की वो करते, अच्छा लड़का या लड़की बनने की कोशिश करता है। ये आपके जो है टेट लेवल में दिया जाता है, लेकिन आपकी लक्ष्मी की बुक्स में ये दिया गया तो हमें यही पढ़ना है, बात वही है। ठीक है, प्रशंसा की अवस्था देखते हैं कि जो बच्चा परिवार है, अब मैंने यहाँ देखे अच्छा लड़का बनाम अच्छी लड़की, तो ये समाज के द्वारा ही दिया जाएगा ना टैग, तो यहाँ पर उसको इस चीज में बोल दिया। ठीक है, बात वही है। प्रशंसा की अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चे के आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है, आसपास के जितने भी लोग हैं, उसकी अगर प्रशंसा कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे उसका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उसका सामाजिक परिवेश ऊपर होता है। इस स्थिति में, इस अवस्था में उसका जो सामाजिक परिवेश है उसके लिए सर्वोपरि होता है, क्योंकि उसको हम प्रशंसा कर रहे हैं, उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब अगला आता है आपकी जो स्टेज है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चे को प्रशंसा मिल चुकी है, तो उसको पता लग गया है कि समाज मेरे लिए है और मैं समाज के लिए हूँ। ठीक है, अब प्रशंसा जैसे ही बच्चे को मिलने लग जाती है,
तो उसकी जो समाज की प्रार्थनाएं होती हैं, प्रथा होती है और परंपरा होती है, नियम होते हैं, उनको वो लागू करना शुरू कर सकता है और उसमें आस्था उसकी धीरे धीरे विकसित हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि यही समाज है, मुझे इसी समाज पे रहना है, और आस्था धीरे धीरे विकसित हो जाएगी। परंपरा होगी, जैसे कि मान लीजिए कोई फेस्टिवल हो रहा है तो हमने उसको कैसे सेलिब्रेट करना है, क्या करना है, उसके प्रति नियम होते हैं, सामाजिक नियम होते हैं हमारे समाज में, उनको वो क्या करना शुरू कर सकता है, आस्था विकसित शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका कन्वेंशनल लेवल हुआ बच्चे का। देखिए यहाँ पर एक कह सकते हैं कि यहाँ पर एज नहीं कर रहा, आपको एज नहीं दी गई है कि जब आपके बच्चे में ये चीज़ अगर आपको दिखनी शुरू हो जाती है तो वो एज हम उस अवस्था की मान लेते हैं। मैंने आपको ऊपर पहले बता दिया है। अगर मान लीजिए कि मेरा 5 साल का बच्चा है, उसमें ये वाली अवस्था आ गई है कि सम्मान की अवस्था आ गई, कि वो समाज की जो प्रथा है, परंपरा है, नियम है, उसको अगर लागू करना शुरू कर देता है तो उसमें ये डेवलपमेंट हो चुका है, उसमें ये नैतिक विकास जो उसका कन्वेंशनल लेवल है वो डेवलप हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ये युवावस्था में जाकर होता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति वर्ड जो है कोलबर्ग ने मतलब इसमें मेंशन किया है। इसमें क्या होता है, सामाजिक समझौते की अवस्था, जिसमें नियमों को इसलिए मानना है कि समाज उसके हितों की रक्षा करता है, वहां वो विकसित हो रहा है, नियम को विकसित कर रहा है। यहाँ वो इसलिए मान रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं समाज के नियमों का पालन करूंगा तो वो उसके हित की रक्षा करेंगे ही करेंगे। वो एक तरह से समझौता कर लेता है अपने समाज से। ध्यान से देखें, यहाँ पर विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है, यहाँ वो चीज़ों को, नियमों को मानने लग गया है, और वो इसलिए मान रहा है, समझौता इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे हितों की रक्षा उसकी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है लास्ट अवस्था। यहाँ तक व्यक्ति बहुत कम पहुंचते हैं। मैंने आपको कारण बताया है कि क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण यहाँ पर जो है, जो आपका व्यक्ति होता है, मानव है, यहाँ पर बहुत कम पहुंचते हैं। इसमें क्या है कि व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि के बारे में अपने व्यक्तित्व विचार जो है उसके विकसित हो जाते हैं। व्यक्ति अपने विवेक के सहारे ही यहाँ पर जीता है। उसे यहाँ पर पता लग जाता है कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, तो इसी तरह उसके विचार जो है विकसित शुरू हो जाते हैं। उसका यहाँ पे चिंतन वो किस प्रकार कर रहा है, अपनी विवेक, अपनी बुद्धि किस प्रकार उस चीज़ का तर्क दे रहा है, तो यहाँ पर व्यक्ति को पता लग जाता है। जैसे हम हैं, हमें पता है ना कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, अनुचित क्या है, हमें काम नहीं करने चाहिए, हम तर्क लगाते हैं, हमारी क्षमता विकसित हो रही है। तो यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। अभी भी हमें कहेंगे कि रीजनिंग जो तर्क होता है उसमें तो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं झोल हो जाता है ऊपर नीचे, तो यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी विवेक की अवस्था होती है। ठीक है, तो देखिए मैंने आज आपको है कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा लिया है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल जो आपका लेवल है, इसमें कौन कौन सी स्टेज है, अवस्था है, आज्ञा व दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। कन्वेंशनल लेवल पर आपकी प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। थर्ड है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, सामाजिक आपका समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। तो कैसा लगा ये वीडियो, आपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर देना है। बहुत मेहनत लगी है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत बढ़िया लगेगा। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। और इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, जो भी पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएड की, तो बेफिक्र होके करिए, क्योंकि मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगी। ठीक है, और अगर आपने मुझे अच्छे से सपोर्ट किया ना, मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको दिन में 2 वीडियो दूंगी, तो इससे आपका जो सिलेबस है वो जल्दी कवर होगा। ठीक है, अगर आपका ये वाला सिलेबस जल्दी कवर हो जाता है तो जो आपका पेपर 2 है, जो मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये तीनों कॉमन है, कंपलसरी हैं, ये आपको करने ही करने हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं। अगर आप मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो पेपर 1 के साथ साथ मैं आपको पेपर 2 भी करवाऊंगी। लेकिन और हाँ, और साथ में मैं आपको 2 क्लासेस भी दूंगी, मतलब जल्दी जल्दी हम जो है
अपनी यूनिट को कंप्लीट करेंगे। लेकिन वो आपके ऊपर है, आप कितना सपोर्ट करते हैं। नहीं तो जो डेली वीडियो आ रही हैं उन्हीं से आप करिए। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ग्रो करवाने में मेरी हेल्प कीजिए। आज से आपकी भी हेल्प होगी और मेरी भी होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, रेड बटन ज़रूर हिट करें और अपने उन साथियों के साथ आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं वहाँ मैक्सिमम शेयर करें और उन्हीं के साथ शेयर करें जो बीएड की क्लासेस को सच में चाहते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।